है वो बिट के ऊपर काम करते हैं। 0 और 1 दो ही जो है वो पॉसिबिलिटी होती है। 0 या 1 दो बिट होते हैं और 0-1 जो बिट है इनसे 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 00, 01, 11, 10 और ये इसकी वजह से जो है वो कंप्यूटिंग गणना जो है वो बहुत स्लो होती है। और हमारी नजर में तो खैर बहुत फास्ट है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर की तुलना में जो है वो इसको जो है बहुत स्लो हम काउंट करेंगे। और यानी कि पॉसिबिलिटी जैसे बात करें कि 0 और 1 दो ही पॉसिबिलिटी होती है एनालॉग के अंदर, या जैसे हम बात करें कि जैसे हमारे घर पे जो स्विच होता है या तो ऑन पोजीशन में होता है या ऑफ पोजीशन में होता है। हाँ, बचपन में हम शरारत के टाइम में उसको जो है बीच में रोकने की भी कोशिश किया करते थे। या जैसे सिक्का हम उछालते हैं टॉस करने के लिए, तो उसके भी दो ही डिसीजन होते हैं, हेड या टेल। और शोले फिल्म में खैर जो है वो एक फेमस गाने के अंदर जो है उसको बीच में रुका हुआ भी तीसरी पोजीशन भी दिखाई है। लेकिन आप समझ सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर जो है वो 0 और 1 के बजाय बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे हम टॉस करने के लिए सिक्का उछालते हैं और जब वो ऊपर हवा में घूम रहा होता है तो वो सैकड़ों एंगल्स, हजारों एंगल्स जो है पर सेकेंड जो है वो चेंज कर रहा होता है। तो यानी कि क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर जो है 0-1 के बहुत सारे कॉम्बिनेशन एक तरीके से आप जो है वो कह सकते हैं। और तो उसकी वजह से क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, बहुत ज्यादा उसकी कंप्यूटेशनल पावर जो है बहुत ज्यादा फास्ट होती है। यानी कि नॉर्मल क्लासिक कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो कंप्यूटिंग लैंग्वेज के लिए या कंप्यूटिंग कैलकुलेशंस के लिए बिट्स यूज होते हैं, और क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो क्यूबिट्स यूज होते हैं। बिट्स के अंदर मैंने आपको बताया कि 4 अलग अलग जो है संभावनाएं हो सकती है, 00, 01, 10 और 11। लेकिन क्यूबिट जो है उसके अंदर हजारों लाखों जो है वो संभावनाएं हो सकती है। 10 क्यूबिट वाला एक क्वांटम कंप्यूटर जो है वो एक साथ 1024 गणनाएं कर सकता है। 300 क्यूबिट वाला क्वांटम कंप्यूटर एक साथ इतनी गणनाएं कर सकता है कि जितने ब्रह्मांड के अंदर परमाणु है। तो आप सोच सकते हैं कि कंप्यूटेशनल पावर जो है वो क्वांटम कंप्यूटर्स की कितनी बड़ी होती है। अब इस चीज से होगा क्या? और एक और बात कहूं कि नॉर्मल हमारे क्लासिकल कंप्यूटर जो है वो स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1 और एक ही दिशा में जो है वो कंप्यूटिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। जबकि क्वांटम कंप्यूटर जो है एक साथ कई दिशाओं में जो है वो चीजों को एनालाइज कर सकता है, एक साथ कई रास्तों के ऊपर जो है वो बढ़ सकता है और किसी एक निर्णय के ऊपर जो है वो पहुंच सकता है। किसी चीज को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हजारों रास्ते एक साथ इस्तेमाल वो कर सकता है। नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर जो है वो एक ही रास्ते के ऊपर कंप्यूटिंग करता है, फिर अगला रास्ता, फिर अगला रास्ता, फिर अगला रास्ता, 1 by 1 जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है चलता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर एक साथ सैकड़ों दिशाओं के अंदर जो है सैकड़ों ऑप्शंस के ऊपर जो है वो काम कर सकता है। सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों ऑप्शंस के ऊपर एक साथ काम जो है वो कर सकता है। तो अभी की जो हमारी जितनी भी ब्लॉकचेन है उसके अंदर जो डाटा स्टोरेज या जो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स यूज होती हैं वो उसका जो है वो इलिप्टिकल डिस्क्रिप्शन मॉडल यूज होता है, या उसमें RSA टेक्नोलॉजी यूज होती है। क्रिप्टोग्राफिक जो है वो ट्रांजैक्शंस को स्टोर करने के लिए जो क्रिप्टोग्राफी यूज होती है वो RSA मॉडल यूज होता है, या इलिप्टिकल कर्व जो है वो डिकोडिंग मैकेनिज्म जो है वो यूज होता है। और ये हम जो बात कर रहे हैं कि इस क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन को क्वांटम कंप्यूटर जो है वो कुछ सेकंड्स के अंदर या कुछ मिनट्स के अंदर जो है वो हैक कर सकता है, तोड़ सकता है। उसी तरीके से हमारी जो वैलेट एप्लीकेशंस है जिसकी हम 12 की स्टोर करते हैं, जिसके हजारों लाखों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 12 की के हजारों वर्ड्स हैं, उनके लाखों
कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, करोड़ों कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं 12 अलग अलग, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर विद इन सेकेंड्स जो है वो 12 अलग अलग तरह के करोड़ों कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल करके और आपका वैलेट जो है वो हैक कर सकता है, उसको कोड को क्रैक कर सकता है, पासवर्ड्स को क्रैक कर सकता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो रिस्क जो आगे आने वाले समय में दिख रहा है, अभी क्वांटम कंप्यूटिंग खैर जो है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। आईबीएम जैसी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी या कंप्यूटर सेक्टर से जुड़ी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर जो है वो काम कर रही हैं, और वो अभी खैर शुरुआती चरण में है। इसके लगभग 2030 तक जो है, यानी आगे आने वाले 4-5 साल के अंदर ही जो है क्वांटम कंप्यूटिंग जो है हमें बहुत बड़े स्केल पे यूज होती हुई दिख जाएगी। तो अभी से ही जो है वो प्रिपरेशंस अलग अलग टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के अंदर जो है होने लगी है कि हम किस तरह से क्वांटम कंप्यूटिंग से अपने डाटा को, अपनी चीजों को जो है वो सुरक्षित रख सके, यानी क्वांटम रेजिलिएंट, क्वांटम प्रूफ, क्वांटम रेजिस्टेंट चीजों को जो है वो बनाया जा सके। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारा रिजर्व बैंक ने भी जो है वो सीबीडीसी का जो प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है वो अभी रन कर रहा है। बहुत सारे देश जो है वो इस तरह की चीजों को लेके आने जा रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से लेके क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि उनको भी जो है ये खतरा आगे आने वाले टाइम में नजर आ रहा है। तो अभी उन चीजों को भी जो है वो क्वांटम रेजिस्टेंट बनाया जा रहा है, और उसके बाद में जो है वो एक तरीके से हम जो है रियल में जो है उन चीजों को प्रैक्टिकली आम आदमी तक भी वो पहुंचती हुई हमें दिखेंगी। लेकिन पहले उनको जो है क्वांटम रेजिस्टेंट बनाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कल को हैकिंग ना हो पाए, कल को गड़बड़ियां ना हो पाए, क्वांटम कंप्यूटर से जो है वो सुरक्षित हम पहले से ही कर लें। और क्वांटम कंप्यूटिंग के एक दो खतरे जो है वो अभी से ही आपको कुछ चीजों को सुरक्षित रखना जरूरी है, और जिससे कि आप भी क्वांटम कंप्यूटिंग से जो है आगे आने वाले खतरों से जो है बच सके। तो एक दो टिप्स मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि क्या है यहाँ पे एक चीज ये भी हो रही है कि अभी हैकर्स या जितने भी इस तरह के शार्प माइंडेड जो लोग हैं जो आपके डाटा के अंदर सेंधमारी कर सकते हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग अभी उनके हाथ में नहीं आई है, लेकिन अभी से ही वो डाटा जो है वो चोरी करके रख रहे हैं। यानी कि अभी जो है वो फसल काट के रख रहे हैं, और फसल में से अनाज जो है वो जब अनाज निकालने की मशीन उनके पास में आ जाएगी तब वो निकाल लेंगे। तो आपका डाटा जो है वो अभी से ही चोरी करके रखना शुरू कर रहे हैं। जब क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी तब उस डाटा को जो है आपकी चीजों को क्रैक करने के लिए इस्तेमाल वो करने वाले हैं। तो वैलेट्स जो भी आपके हैं ऑलरेडी, उसमें प्लीज जो है एक तो स्क्रीनशॉट्स लेके ना रखें, उसके अंदर आप जो है वो कॉपी पेस्ट करके जो है वो कीज को मोबाइल के अंदर ही ना रखें। पहली बात तो मोबाइल के साथ ही जो है बहुत सारी चीजें चली जानी होती हैं, मोबाइल खो गया तो भी वो वैसे ही खो जानी है। सबसे सेफ तरीका है, सबसे पुरातन तरीका, पहले फिजिकल फॉर्म में आप डायरी के अंदर जो है वो उन चीजों को नोट डाउन कर लें, लिख लें, 2-3 जगह लिख के रख लें। और एक जब ये बात मैं लिखने वाली करता हूं तो एक चीज मुझे याद आ जाती है। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, और हमारे जो अकाउंट्स की जो बुक लगती थी सीबीएसई के अंदर, तो वो पूरी की पूरी इंग्लिश में बुक होती थी, लेकिन एक लाइन उसके अंदर जो है वो हिंदी में होती थी, जो होती थी कि जिसके अंदर यानी कि अकाउंट्स का महत्व समझाया गया था कि अकाउंटिंग क्यों करनी चाहिए, हिसाब किताब का लेखा जोखा क्यों रखना चाहिए, उसकी महत्ता समझाई गई थी। और वो एक लाइन जो हिंदी में लिखी हुई थी सिर्फ, वो ये थी कि हमारे इंडिया के अंदर जो है वो व्यापारी लोग या पुराने लोग जो है
वो एक सीख देते हैं एक लाइन के अंदर कि पहले लिख फिर दे, भूल पड़े तो कागज से ले। ये एक ही लाइन हिंदी में थी उस पूरी मोटी सी बुक के अंदर अकाउंटेंसी की, पहले लिख फिर दे, भूल पड़े तो कागज से ले। अकाउंटेंसी का महत्व समझाने के लिए थी, लेकिन वही चीज जो है वो यहाँ पे हमारे Web3 इकोसिस्टम्स के अंदर आगे आने वाले भविष्य के अंदर सारी की सारी चीजें जो है हमारे इसी तरह के कीवर्ड से ही चलने वाली हैं। ये 12 कीवर्ड जो है, 12 की फ्रेजेस जो है, इनको लिख लें आप, और जब भी भूल पड़े तो कागज से ले, पहले लिख फिर आगे बढ़े आप। जब भी इस तरह का कोई वैलेट क्रिएट करते हैं तो 12 कीवर्ड जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, फिजिकल फॉर्म में, डायरी में 3-4 जगह उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आप जो है वो सबसे सुरक्षित तरीका है वो अपने वैलेट्स को, की को स्टोर करने का। हमने देखा है कि पहले भी जो है वो लोगों के बिटकॉइन पड़े हैं, उनका लॉस हुआ है। अभी हमारे MST ब्लॉकचेन के अंदर भी लोगों ने फ्रैक्शंस भी खरीदे, लेकिन की उन्होंने जो वैलेट अटैच किया था उसकी खो दी, तो उसकी वजह से भी लोगों को नुकसान हुए हैं। तो लिख के सुरक्षित कर लें, और फिजिकल फॉर्म में लिख के सुरक्षित करने से आप आगे आने वाले हैकिंग के खतरों से भी जो है वो बच सकते हैं काफी हद तक। आगे चल के हम जो है वो आगे के सेशंस जो रहेंगे उनके अंदर हम और भी चीजों के ऊपर बात करेंगे, मल्टी सिग्नेचर वैलेट्स के ऊपर बात करेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके 12 कीवर्ड अगर कोई चुरा भी लेता है तो भी आपका वैलेट हैक ना हो सके, उसमें से कुछ चीजें निकाल नहीं सके। क्योंकि 2-3 लीडर्स का ऐसा केस मुझे सुनने में आया कि उनकी 12 की जो है वो किसी को पता चल गई, उसने वैलेट में से निकाल लिया। तो उससे भी हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं कि अगर जो है 12 की पता चल जाए तो भी सामने वाला हमारे एसेट्स को ना चुरा सके, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मल्टी सिग्नेचर वैलेट्स के ऊपर भी आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम बात करेंगे। तो अभी हम जो बात कर रहे थे मेन, कि हमारी ब्लॉकचेन जो है उस पे आज से ही जो है वो काम एक तरीके से शुरू हो गया कि उसको भविष्य को देखते हुए क्वांटम रेजिलिएंट, क्वांटम रेजिस्टेंट बनाने के ऊपर जो है वो काम हमारी टेक्निकल टीम जो है ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। मैं आपको 2-3 चीजें और बता दूं कि हम पता नहीं MST ब्लॉकचेन को किस एंगल से देखते हैं, और अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो हो सकता है कि MLM जैसा नजरिया भी रखते हो, लेकिन मैं आपको लोगों को बता दूं कि MST ब्लॉकचेन का हमें अभी जो भी चीजें नजर आ रही हैं वो सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है। टिप ऑफ आइसबर्ग मतलब क्या होता है? जो हिमखंड होते हैं, आइसबर्ग जो होता है उसका सिर्फ हमें 10% हिस्सा ही पानी से ऊपर नजर आता है, 90% हिस्सा छुपा हुआ रहता है पानी के नीचे। जो टाइटैनिक नाम का जो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। ऊपर तो जो है वो आइसबर्ग छोटा नजर आ रहा था, लेकिन नीचे से उसके पैंदे में टकराया और उसकी वजह से जो है वो क्रैक हो गया और डूब गया। तो अभी हम जो है, यानी कि अभी हमें जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो टिप ऑफ आइसबर्ग है, और हम जो है वो MST ब्लॉकचेन के बड़े परिदृश्य को किस तरीके से देख सकते हैं, हमारा विजन किस तरह से बड़ा हो सकता है कि हम जो है MST ब्लॉकचेन के डिफरेंट जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको फॉलो करें। क्योंकि आपकी जो नॉलेज का दायरा जो है उससे ज्यादा विस्तृत होने वाला है। तो कुछ चीजों के ऊपर हम बात करेंगे आगे अभी इसी सेशन के अंदर। और तो यहाँ पे जैसे मैं आपको ये पोस्ट भी दिखा रहा हूँ, तो ये जो है वो लिंक्डइन के ऊपर जो है कल रात के प्रोग्राम होने के बाद में प्रमोद बोराटे सर की जो है ये पोस्ट जो है लिंक्डइन के ऊपर जो डाली गई है, कल की उनका जो रोड मैप से रिलेटेड जो हाइलाइट्स थी उन्हीं को इसके अंदर जो है फिर से डाला गया है, फिर से बताया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू जो है वो ले सकते हैं। और मेरी भी जो काफी सारी जानकारियों का जो सोर्स है वो हमारी MST ब्लॉकचेन के सोशल मीडिया चैनल्स हैं, और उनके अंदर भी और डीप घुस के आप जो है वो
चीजों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो अब हम बात करें कि कुछ चीजें उन्होंने जो है और बात की थी, रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइजेशन, वेब 3 और एआई का इस्तेमाल, और इन सभी के ऊपर जो है वो अभी आने वाले टाइम में काफी सारे जो है वो वर्ल्ड वाइड या इंडिया लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं। और एक सीबीडीसी से रिलेटेड भी जो है वो जो सेंट्रल बैंक की, रिजर्व बैंक की जो क्रिप्टोग्राफिक इंडियन करेंसी जो है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसको हम कहते हैं, और उसके ऊपर भी कई सारे जो है वो अभी यानी कि जन जन तक उस चीज को पहुंचाने के लिए उसके अंदर भी एमएसटी ब्लॉकचेन का रोल रहने वाला है। और इस तरह की जो है मीटिंग्स अभी मार्च के महीने में होने जा रही हैं। अब यहाँ जो एमएसटी ब्लॉकचेन है उसके एडवाइजरी बोर्ड के अंदर काफी सारे नामवर लोग हैं, जिसमें कुछ नाम आपको पता होंगे। हमारे एडवाइजरी बोर्ड के अंदर जो है वो ऑलरेडी कमलेश नागावरे जी हैं, मिस्टर प्रसन्ना लोहार हैं, मिस्टर राज कपूर सर हैं, अनिल मुंडे सर हैं। तो उसमें से मिस्टर प्रसन्ना लोहार जो है वो इन्वेस्टर हैं और वो सीएक्सओ बैंकर हैं। रिजर्व बैंक की भी जो सीबीडीसी की जो कमेटी जो बनी हुई है उसके अंदर भी वो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं और ब्लॉकचेन वेब3 इनोवेटर हैं। ये जो है वो आप उनके बारे में यहाँ पे जानकारियां देख पा रहे हैं अबाउट के अंदर। और यहाँ पे इन्हीं के मार्गदर्शन में एक फोरम बना हुआ है, इंडिया ब्लॉकचेन जो है फोरम जो है वो बना हुआ है, उसके भी ये फाउंडर हैं। और इंडिया ब्लॉकचेन फोरम जो है वो काफी सारी चीजों के ऊपर आगे काम कर रहा है, और जो सीबीडीसी है उसको भी जन जन तक पहुंचाने के लिए भी जो है इंडिया ब्लॉकचेन फोरम जो है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम बात करें कि अभी मार्च के महीने में जो है वो काफी सारी इन चीजों के ऊपर काम होने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडिया ब्लॉकचेन फोरम का मैंने ये लिंक्डइन के ऊपर जो है वो ओपन किया हुआ है पेज, और इसके अंदर 16 से 18 मार्च को जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के अंदर जो है वो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है, और इसमें फ्यूचर ऑफ फाइनेंस, सीबीडीसी, टोकनाइजेशन, डिजिटल आइडेंटिटी, इन सभी चीजों के ऊपर जो है वो डिस्कशन होने वाला है। इन सभी चीजों के ऊपर जो है वो काम होने वाला है। और यहाँ पे आपको टॉप 5 डिस्कशन के एजेंडा आपको नजर आ रहे हैं, और इसके अंदर जो है वो सीबीडीसी का जो है रिटेल और होलसेल लेवल के ऊपर जो है वो उस पर किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा उसके ऊपर भी जो है काफी सारा उसके ऊपर जो है डिस्कशंस होने वाला है। और सीबीडीसी की इंटरऑपरेबिलिटी यानी कि दूसरे जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं या दूसरे स्टेबल कॉइन्स हैं या दूसरी करेंसीज हैं उनके साथ में भी जो है वो किस तरीके से जो है ऑपरेशन उसके हो सकेंगे, उसके ऊपर भी जो है वो काफी सारी यानी कि चीजों के ऊपर जो है वो बात होने वाली है, डिस्कशन होने वाले हैं, बहुत सारी मीटिंग्स जो है होने वाली है। और यहाँ पे जो मैं मेन बात जो कहना चाहता था वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें यहाँ पे आपको नजर आएंगी। लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर, और यहाँ पे आपको हमारे महेंद्र धोमसे सर का नाम नजर आ रहा होगा। हमारी जो ब्लॉकचेन की जो लीगल एडवाइजर हैं इशिता शर्मा मैम का नाम आपको नजर आ रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको नीचे जो है एमएसटी ब्लॉकचेन का नाम नजर आ रहा होगा। ग्रेट सपोर्ट बाई एमएसटी ब्लॉकचेन का भी आपको जो है दूसरी और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में एमएसटी ब्लॉकचेन का भी नाम आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे नीचे आपको जो है इसमें कमलेश नागावरे जी का नाम नजर आ रहा है, प्रसन्ना लोहार, और हमारे को फाउंडर जो है
वो प्रमोद बुराटे सर का नाम भी आपको नजर आ रहा है। ऊपर हमने देखा फाउंडर हमारे जो है महेंद्र धोमसे सर का भी नाम था, यानी कि हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन का भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट इन सब चीजों के अंदर होने वाला है। फ्यूचर ऑफ फाइनेंस सीबीडीसी के अंदर भी हमारी ब्लॉकचेन या हमारे को फाउंडर्स भी जो है इस चीज को जन जन तक पहुंचाने के लिए उसके अंदर भी जो है वो इंक्लूड हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पीछे भी जो है काफी सारी जो है वो चीजों के अंदर हमारा यहाँ पे योगदान रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मिस्टर प्रसन्ना लोहार जो है वो जो रिजर्व बैंक की सीबीडीसी का जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके भी बोर्ड के अंदर शामिल जो रहे हैं, वो हमारे भी एडवाइजरी बोर्ड में है। और ये आप इंडिया ब्लॉकचेन फोरम के इस पेज के ऊपर जो है हमारे ऑफिस ओपनिंग के टाइम के जो है वो दृश्य देख रहे हैं। स्वप्निल लहरे जी के साथ में प्रसन्ना लोहार और अनिल मुंदे सर भी हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो कहने का भावार्थ ये है, जो मैं कह रहा था कि हमें जो अभी परिदृश्य जो भी नजर आता है एमएसटी ब्लॉकचेन का मीटिंग्स के थ्रू जो हमें जानकारी मिलती है या हम जो पीडीएफ के माध्यम से जितनी बातें करते हैं वो सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है। पीछे हमारी मैनेजमेंट जो है वो बहुत बड़े स्तर पर अलग अलग चीजों के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, बहुत बड़े स्तर पर पीछे हमें एडवांसमेंट पे लेके जाने के लिए प्रयासरत है, बहुत जगह इन्वॉल्व है। चाहे वो एआई समिट हो, चाहे पीछे सितंबर में इंडिया ब्लॉकचेन मंथ रहा था जिसमें ब्लॉकचेन और इंडिया के अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर रेगुलेटरी बनाने के ऊपर बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है वो डिस्कशंस मीटिंग्स दिल्ली के अंदर हुई थी। उसके अंदर भी जो है हमारी मैनेजमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। हमारे प्रमोद बुराटे सर भी जो है उस डिस्कशंस का, उन मीटिंग्स का एक अहम पार्ट थे। अगर इन चीजों को भी अगर के देखना चाहें तो इंडिया ब्लॉकचेन मंथ के ऊपर भी जो है वो आप इन चीजों को जाके देख सकते हैं और वहां पे भी आपको जो है प्रमोद बुराटे सर की उपस्थिति आपको नजर आ जाएगी। तो अभी हम फिर से जो है बात करते हैं रोड मैप की कुछ और चीजों के ऊपर। कल जो हमारे फाउंडर प्रमोद बुराटे सर ने कल कुछ और चीजों के ऊपर भी बात की थी और जिसमें ओपन सोर्स जो है किए जाने के ऊपर बात थी कि टोटल जब 21 नोड सेल हो जाएंगे और उसके बाद में जब हमारी सारी प्रिपरेशन जो है वो पूरी हो जाएगी, ब्लॉकचेन से रिलेटेड बहुत सारे काम जब कंप्लीट हो जाएंगे, पीछे टेक्निकल अपग्रेडेशन उसकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसको ओपन सोर्स जो है वो कर दिया जाएगा। तो ओपन सोर्स करने का मतलब जो है वो क्या है कि ओपन सोर्स करने से हमारी ब्लॉकचेन की लॉन्गेटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे मैंने बताया कि अभी इथेरियम जो है उसकी ब्लॉकचेन या बिटकॉइन की ब्लॉकचेन या और कई सारी प्रोमिनेंट ब्लॉकचेन जो है वो अब ओपन सोर्स हैं। दुनिया भर के डेवलपर जो है उनको सोर्स कोड को जो है वो रीड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उससे एक तो पारदर्शिता बढ़ती है, फेथ बढ़ता है और साथ ही साथ लॉन्गेटिविटी बढ़ती है। यानी कि जैसे अभी बात करें कि बिटकॉइन के तो खैर जो है फाउंडर्स का अता पता ही नहीं है, इथेरियम के फाउंडर्स का हमें पता है, लेकिन ये लोग भी जब नहीं रहेंगे तो इन ब्लॉकचेन का डेवलपमेंट कौन करेगा। तो उसी के लिए जो है वो ये है कि इनको ओपन सोर्स जो है वो कर दिया गया है। भविष्य की आने वाली जरूरतों के साथ में ब्लॉकचेन जो है वो कदम ताल कर सकें, उसके साथ साथ आगे बढ़ सके, नई चीजें जो आती हैं उनके लिए जो अमेंडमेंट्स है, जो जरूरी अपग्रेडेशन है वो हो सके उसमें।
इसलिए जो है वो ओपन सोर्स उनको किया जाता है। और तो हमारी ब्लॉकचेन भी जो है, जैसे कल प्रमोद बोराटे सर ने बताया कि हमारी को फाउंडर्स ने भी जो है ये डिसीजन लिया है कि हम जो है वो मेजर डेवलपमेंट्स होने के बाद में, मेजर टेक्निकल सारी चीजें फाइनलाइन होने के बाद में, और टोटल 21 नोड्स जो है वो सेल आउट होने के बाद में हमारी ब्लॉकचेन को भी जो है ओपन सोर्स कर दिया जाएगा, और जिससे कि हमारी ब्लॉकचेन की लॉन्गेटिविटी जो है वो आने वाली सदियों तक भी बनी रहे और अपग्रेडेबल रहे। समय के साथ में जो भी चीजों की जरूरत हो वो भी उसमें जो है एड ऑन होती रहे, इसलिए जो है ओपन सोर्स उसको किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है, ट्रस्ट भी बढ़ता है, और लॉन्गेटिविटी भी बढ़ती है। तो ये भी एक कल की हमारे फाउंडर के जो उद्घोषणाएं थी, रोड मैप से रिलेटेड जो घोषणाएं थी, उनमें से एक मुख्य घोषणा जो है ओपन सोर्स किया जाना भी शामिल है उसमें। और ये एक बहुत बड़ा कदम जो है वो टेक्निकल सेक्टर के अंदर जो है वो माना जाता है, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर जो है वो माना जाता है। यहाँ पे क्वांटम रेडी फ्रेमवर्क्स की जब हम बात कर रहे थे तो एक चीज छूट गई थी कि अभी दुनिया भर की जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं अभी वो भी पूरी तरीके से क्वांटम रेडी नहीं है। सोलाना ने अभी टेस्टिंग मोड में जो है सोलाना पे 2025 के अंदर ही जो है वो क्वांटम रेडी उसको बनाने के लिए उसकी भी टेस्टिंग जारी है। इसी तरीके से एथेरियम और बिटकॉइन भी क्वांटम रेडी